हेलो बच्चों, स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है हैलो एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इसमें क्या है कि इसमें समय हम लोग का काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से हमने इसके कुछ भौतिक गुण पहले से लिख दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और रासायनिक गुण तो एक एक हमें समझाना ही होगा, ठीक है। पर उसके लिए भी कुछ ज़रूरी था, तो कुछ बातें हमने लिख दी जिनको समझते हैं क्या चीज़ें हैं, ज़रा देखते हैं। तो भौतिक गुण में नंबर 1 क्या है, ज़रा सामने देखो ध्यान से। नंबर 1 इसका ये लिखा हुआ है कि शुद्ध अवस्था में जो हैलो एल्केन होते हैं क्या है, रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। किसमें? फिर से, शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं, ठीक। अब एक बात और यहां पर समझो, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। यहां पर बात पर गौर करो, तुमने यहां बोला है कि शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? दूसरी बात पर गौर करो, ये जल में आबिलेय होते हैं, जल में आबिलेय होते हैं, लेकिन अल्कोहल, ईथर तथा बेंजीन ये कार्बनिक विलायक हैं। कौन कौन? अल्कोहल, ईथर तथा बेंजीन में विलेय होते हैं, ठीक। अब यहां पर तुम्हें जो मेन बात समझनी है वो यहां पर है, ध्यान देने वाली बात ये है, क्वथनांक व गलनांक। एक बार फिर से पूरा देख लो कि हैलो एल्केन शुद्ध अवस्था में रंगहीन एवं मीठी गंध वाले होते हैं, लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगहीन हो जाते हैं। रंगहीन नहीं, ठीक। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। मेन बात यहां पर ये आई थी, यहां पर है रंगहीन, और प्रकाश के संपर्क में आने पर कैसे हो जाएंगे? रंगीन। दूसरी बात ये कि ये जल में अबिलेय होते हैं, जल में अबिलेय होते हैं, लेकिन अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलेय होते हैं। अब जो तीसरी बात है, इसमें तुम्हें विशेष तौर से ध्यान देना है, ये स्टार पॉइंट है। तो तीसरी बात क्या है? इनके गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक कंडीशन पर डिपेंडेंट है, एक लाइन में नहीं बोला जा सकता। अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग गलनांक और क्वथनांक है इनके। पहली बात जरा पढ़ो, इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से उच्च होते हैं। अब जनक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कि जिनसे ये हैलो एल्केन बने हैं, जिनसे बना, तो जो बना उससे मतलब नहीं है, जिससे बन रहा है वो है जनक हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो यही बात यहां पर आती है कि इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। इतनी बात क्लियर? अब बात आती है दूसरी बात, यहां पर विशेष तौर से ध्यान दो। यहां उसने बोला है समान एल्किल समूह, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एल्किल समूह समान होगा, उनके क्वथनांक की बात करेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखो, क्या बोला है? समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। अब यहां पर ये और अणुभार बढ़ने से और ये क्वथनांक, इतनी बात महा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बात करो कि समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जरा देखो कैसे, यहां पर हमने कुछ जरा ये बना के दिया हुआ है, सामने देखो, RI, RBr, RCl। तो जरा ध्यान से ये देखने वाली बात है, एल्किल, आर को एल्किल बोला था, एल्किल तीनों में समान है, ये बात होगी समान एल्किल समूह। अब बोलता है हाइड्रोजन का अणुभार, अर्थात जिस हाइड्रोजन का अणुभार जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही
अधिक होगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब उसके साथ जुड़े हुए एल्किल समान होने चाहिए। तो जो आयोडाइड है इसका क्या होता है? परमाणु भार 127, इसका 80, इसका 35.5। तो जब तुम इसका अणुभार निकालोगे तो इसका आएगा अधिक। इस कारण इसका क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक, एल्किल आयोडाइड का। इसके बाद किसका होगा? एल्किल ब्रोमाइड का। इसके बाद किसका होगा? एल्किल क्लोराइड का। बात पे गौर करना, फिर से एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये बात ऐसी है जो तुम्हें कंफ्यूज करेगी। यहाँ 3 पॉइंट बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग बातें देगा, कहीं पर उसको ये पहले लिख के देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, जिनको नॉलेज नहीं है वो गलत कर देते हैं। जरा देखो क्या बोला है? समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एल्किल समूह सब में बराबर हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ता है। ये देखो हाइड्रोजन इस तरह थे तुम्हारे, फुल्लड़ कुल्हड़ की बारात आई, तो जब इस तरफ जाओगे तो इसका परमाणु भार बढ़ता चला जाएगा। इधर से जैसे बढ़ते चले जाओगे 35.5, 80, 127, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे इसका 19। यही बात इसने इसमें समझाई है। दूसरा पॉइंट पढ़ो जरा, समान हाइड्रोजन के लिए। अब बात पे गौर करो, अभी हमने समान क्या लिया था? एल्किल। अब क्या समान ले रहे हैं? हाइड्रोजन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन समान आ जाए तब क्या कंडीशन होगी? जरा पढ़ो ध्यान से। समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार, अब यहां पर गौर करो, यह इंपॉर्टेंट बात है कि समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब अब हम लोग ऐसे हैलो एल्कीन ले रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन तो समान है लेकिन एल्किल समूह समान नहीं है। जैसे कि तुमको ये दिया जाए C2H5Cl और CH3Cl, इन दोनों में तुमसे पूछा जाए कि क्वथनांक किसका अधिक होगा। देखो दोनों में हाइड्रोजन समान है, ClCl ले लिया, पर दोनों में क्या समान नहीं है? एल्किल। जरा देखो एल्किल समान नहीं है। यहां हमने एथिल लिया और यहां पर क्या लिया? मेथिल। तो इन दोनों में क्वथनांक किसका अधिक होगा? अब इसको पढ़ो जरा एक बार फिर से। समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल समूह का अणुभार जिसका अधिक होगा उसका क्वथनांक भी अधिक होगा। यह बात है। तो इसका क्वथनांक अधिक होगा और इसका क्वथनांक कम होगा। यही बात हमने यहां लिख के दी है। C2H5 को इस तरह लिख दिया CH3CH2I, और यहां क्या लिखा? CH3I। ये है एथिल आयोडाइड और ये है मेथिल आयोडाइड। अगर इन दोनों में पूछा जाए कि क्वथनांक किसका अधिक होगा तो एथिल आयोडाइड का क्वथनांक अधिक होगा और मेथिल आयोडाइड का क्वथनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि एल्किल समूहों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है। यह कब कंडीशन होती है? जब हाइड्रोजन तो समान हो। बोला है समान हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन समान है लेकिन एल्किल समूह समान नहीं है। इतनी बात क्लियर? अब इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। इसमें क्या बोलता है? समावयवी हैलो एल्केन में, मतलब वे हैलो एल्केन जिनमें समावयवता पॉसिबल है, आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। ठीक, तो समावयवी हैलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक घट जाता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझो। ऊपर श्रृंखला बढ़ने से क्या मतलब है? जैसे यहां पर इसने हमको दिया CH3 CH2 CH2 CH2I, ये तो देखो एक सीधी श्रृंखला है, कार्बन 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 सीधे जुड़े हुए। अब जरा दूसरी देखो, दूसरी देखना, यहां पर हमने लिया CH3, यहां CH, यहां CH2, यहां पर CH2 न लो Cl, और यहां पर देखो एक हमने CH3 जोड़ दिया।
देखो ये एक सीधी श्रृंखला है, इसमें एक साइड चेन पाई जा रही है, पार्श्वीय श्रृंखला। अब आगे बढ़ो, इसको H इसको दे दो, तो CH3 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 और Cl, ये है समावयवी। तो उसने यही बात बोली, जरा देखो, समावयवी हैलोएल्केन में श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है, अर्थात जैसे जैसे इसमें श्रृंखलाएं लगती चली जाएंगी इसका क्वथनांक घटता चला जाएगा। तो कारण क्या है, क्वथनांक घट क्यों गया? मेन बात ये आती है, आखिरकार कैसे घट गया? ठीक, क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो लगने वाले जो अंतरा आणविक आकर्षण बल हैं उनका मान कम हो जाएगा, और अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान कम हो जाएगा तो क्वथनांक घट जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। फिर से एक बार पढ़ो, क्या बोला? समावयवी हैलोएल्केनों में श्रृंखला बढ़ने पर, अर्थात वे हैलोएल्केन जिनमें श्रृंखलाएं बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी उसका क्वथनांक घट जाएगा। कारण क्या है इसका? तो मेन कारण होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक है, इसका कम हुआ, इसका और कम हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो लगने वाला जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है उसका मान घट जाएगा, और मान घट जाएगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? एक नजर में फिर से देख लो। पहली बात क्या बोला है उसने? पहली बात बोला है कि शुद्ध अवस्था में हैलोएल्केन रंगहीन होते हैं तथा मीठी गंध वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ो, ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? दूसरी बात क्या बोली? कि ये जल में आबिले होते हैं, लेकिन एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलेय होते हैं। ठीक, अब अगली बात क्वथनांक और गलनांक की बात कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इन तीन बातों पर ध्यान रखिएगा। यहां से कभी कभी बहुविकल्पी में एक नंबर का पूछ लेता है, कभी कभी क्या अक्सर ही पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट बना? इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से उच्च होते हैं। अब इसकी कंडीशन बनेगी। कंडीशन कौन कौन सी बनी? पहली कंडीशन आई कि जब एल्किल समूह समान हो, जब एल्किल समूह समान हो तब क्या कंडीशन होगी? तब के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जब एल्किल समूह समान होंगे और हाइड्रोजन जो जुड़े होंगे उनका अणुभार जैसे बढ़ता चला जाएगा क्वथनांक वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आती है इतनी? तो इसमें क्या तुमने बनाया? RI का क्वथनांक सबसे अधिक, फिर RBr का एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। आगे देखो दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि जब हैलोजन समान होंगे, हैलोजन क्या होंगे? समान, लेकिन एल्किल समूह समान नहीं होंगे। जरा देखो इन दोनों को देखो, एथिल आयोडाइड C2H5, यहां पर मेथिल आयोडाइड CH3I, इनमें दोनों में एल्किल समान नहीं है। तो यही बात है कि समान हैलोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे कि यहां पर तुमको दे दिया जाए C3H7Cl, C2H5Cl और CH3Cl। तुमसे बोला जाए कि इसमें क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अब इसमें तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो हाइड्रोजन तीनों में समान है, लेकिन तीनों के एल्किल जो हैं R ये डिफरेंट है। तो जिसका एल्किल सबसे बड़ा होगा उसका अणुभार अधिक होगा। यही बात तो तुमने लिखा है, पढ़ो जरा। एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ साथ
एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ जाता है। इतनी सी बात है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? इसका। इसके बाद एथिल क्लोराइड का, इसके बाद मेथिल क्लोराइड का। फिर तीसरी कंडीशन जो है समावयवी हैलो एल्केन, बात पे गौर करना। समावयवी हैलो एल्केन में श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसका क्वथनांक घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है तो अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान घट जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान घट जाएगा तो क्वथनांक घट जाएगा। भौतिक गुण में इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब जरा एक नजर में देख लो कुछ चीजों की हमें आवश्यकता है रासायनिक गुणों में, क्योंकि इसके रासायनिक गुण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उन 4 प्रकार को पढ़ाने के पहले कुछ बातें देख लो इंपॉर्टेंट। रासायनिक गुण में सबसे पहली बात आएगी CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध मतलब कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, और इन दोनों की प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय होगी कि अध्रुवीय होगी। ठीक, तो अब तुमने एक बात सीखी है कि जो हाइड्रोजन होते हैं उनके जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो अधिक है कार्बन की अपेक्षा, अर्थात कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता होती है कम, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है अधिक। तो इन दोनों के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर देखो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसको अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इसकी ओर खिंच जाएगा आंशिक रूप से। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर ऋण आवेश आएगा और देने वाले पर धन आवेश आएगा। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आंशिक ऋणायन हो जाता है और कार्बन परमाणु आंशिक धनायन हो जाता है। तो अब ये लाइन जरा पढ़ो, एल्किल हैलाइड में CX आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का क्यों हुआ? क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को हाइड्रोजन परमाणु ने क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया। दूसरी बात, बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी CF, कार्बन और फ्लोरीन के बीच बने हुए बंध को ब्रेक करने में। उससे कम ऊर्जा लगेगी CCl, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने में। फिर उससे कम ऊर्जा लगेगी CBr में, उससे कम Ci। सबसे कम एनर्जी इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी और सबसे अधिक एनर्जी किस में लगेगी, C और F के बीच में। दूसरी बात आती है क्रियाशीलता का क्रम। तो इनमें अब क्रियाशील कौन होगा सबसे ज्यादा? तो क्रियाशीलता का क्रम इसका उल्टा कर दो। एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड, उसके बाद एल्किल फ्लोराइड। क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। और बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम पुल्लड़ कुल्लड़ की बारात आई, सीधे चले जाओ कार्बन जोड़ते हुए। और क्रियाशीलता का क्रम उल्टा कर दो, आई बारात कुल्लड़ फेंक। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। अब एल्किल समूहों की क्रियाशीलता का क्रम, यहां पर बड़ी अच्छी बात है ये, एल्किल समूहों की क्रियाशीलता का क्रम। तो तृतीयक हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसके बाद द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद प्राथमिक हैलाइड। फिर से सुन लो, एल्किल समूहों की क्रियाशीलता का क्रम। तो तृतीयक हैलाइड जो होंगे उनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, जो द्वितीयक हैलाइड होंगे उनकी क्रियाशीलता कम होगी, प्राथमिक की और कम होगी। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर जो हमने जहां 5 स्टार लगाया हुआ है इस बात पर गौर करो, ये तुम्हारी जानकारी के लिए थे इतने पॉइंट, इनको दिमाग में रखिएगा। अब मेन खेल यहां से प्रारंभ होगा। एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की देते हैं? 4 प्रकार की रिएक्शंस। कौन कौन सी? सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसके अंतर्गत तुमको 2 रिएक्शंस पढ़नी है। कौन कौन सी 2 रिएक्शंस पढ़नी है? एक तो SN1 और दूसरी SN2 रिएक्शन।
फिर से समझो, एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रिएक्शन देते हैं, जिनमें से पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत तुम्हें 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। दूसरी प्रकार विलोपन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से तुम्हारे में बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चंस करता है। कभी वो बहुविकल्पी में लगाता है, तो कभी कहीं करता है, तो कभी कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स में देता है। ये जो विलोपन अभिक्रिया है, इसी का दूसरा नाम होता है विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, इसी का नाम होता है विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलोगे, विलोपन अभिक्रिया। और इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो हम लोग एक नया नियम बना लेंगे, कौन सा, सेडजेप नियम। वो अब जल्दी से आ जाएगा, अभी परेशान ना होना। तीसरा बात आती है अपचयन अभिक्रियाएं, और चौथी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत तुम बुर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस टाइप की रिएक्शंस पढ़ोगी। वो धातुओं के साथ आएगी, सोडियम और लेड के साथ अभिक्रिया। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले CX आबंध की प्रकृति। तो हेलो एल्केन में जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड में जो हमें पाया जाएगा क्या, CX आबंध, वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास ताकत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का हुआ डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन में विस्थापन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो खिंचाव हुआ इसमें, तो इसी कारण इसे बोला गया ध्रुवीय प्रकृति का। तो हाइड्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पर आंशिक धन आवेश। अब बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होता है, फुल्लड़ कुल्लड़ की बारात आई। सब में कार्बन लगा दो, CF का सबसे ज्यादा, फिर CCl, CBr, CI, यहां तक क्लियर। फिर क्रियाशीलता का क्रम, इसको उल्टा कर दो, आई बारात कुल्लड़ फेंक। ठीक, अब बात आती है एल्किल समूहों की क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा तृतीयक हैलाइड, इसके बाद द्वितीयक हैलाइड, इसके बाद प्राथमिक हैलाइड। अब बात आती है कि एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शंस हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। उन 4 प्रकार में पहला प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, SN1, SN2 अभिक्रिया। और फिर इससे संबंधित कुछ और रिएक्शंस हैं, कुछ और भी रिएक्शंस आएंगी, ऐसा नहीं कि केवल SN1 और SN2 से ही खत्म हो जाएगा। फिर आता है विलोपन अभिक्रियाएं, जिसको तुम बोलोगे विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। फिर तीसरी है अपचयन अभिक्रियाएं, और चौथी है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। यहां तक क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके आगे का टॉपिक जो है, इसको पहले लिख लो, भौतिक गुण। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। इनकी क्रिया विधि तुम्हारे कोर्स में आती है, 5-5 नंबर में आ जाती है, कभी कभी, कभी 4 नंबर में, तो कभी 3 नंबर में। तो इसमें अच्छे से डीप लेवल पर चर्चा होगी कल। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।